19-20 का इंटरव्यू दिया था, सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेबस बड़ा है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि तुम कर नहीं सकते हो। क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, किस वे में हमको तैयारी करना है, और इंटरेस्ट बनेगा तभी पीएससी निकल पाएगी। तो सबसे पहला डर मेरा यही था कि जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो फ़ोन साथ में होता है, एक नोटिफिकेशन आती है तुम्हारा आधा घंटा ले लेती है, और फिर तुम्हारा पढ़ने में जो फोकस बना रहता है वो भी हट जाता है। एसएमजे की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी और मैंने 4 मेंस क्लियर करी एसएमजे से। हर सफ़र की शुरुआत होती है एक कदम से और हर कदम मिलकर बनाता है कर्मगाथा। कर्मगाथा जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि आवाज़ है उन कर्मवीरों की जो कि आगे बढ़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखते हैं। तो मैं दिव्या त्रिपाठी सत्यमेव जयते परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और स्वागत करती हूँ दयाराम डाबर जी का, जिनका चयन जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट डिपार्टमेंट में हुआ है, जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। तो आइए हम इनसे ही जानते हैं कि इनकी जो सफलता की पूरी कहानी रही है, जो जर्नी रही है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर विराम चिन्ह लगा है। तो इस पूरी कहानी के बारे में इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले दयाराम जी, आपका हमारे पूरे सत्यमेव जयते परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और साथ ही साथ आपको बहुत सारी बधाइयाँ आपके सिलेक्शन के लिए भी। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं दयाराम जी आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है वहाँ से अगर हम शुरुआत करें, क्योंकि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अर्बन एरिया से आते हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। जैसे अगर हम बात करें जैसे संसाधनों को लेकर, तो रूरल एरिया से जो बच्चे आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं परचेज कर सकते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, वहाँ से क्या चैलेंजेस आपको मिले और आपने किस तरीके से उन चैलेंजेस को पूरा किया। एक्चुअली मैं जो हूँ बड़वानी ज़िले का हूँ। बड़वानी ज़िले के पास एक गांव है भौती, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने 5th तक की क्लासेस गांव में ही करी है, और उसके बाद मैं बड़वानी पढ़ने आ गया था। क्योंकि मेरे पापा अभी खेती करते हैं, और मुझे जो पढ़ाने का पूरा जिम्मेदारी ली थी वो मेरे बड़े पापा ने ली थी, क्योंकि वो जॉब करते हैं। तो वो मेरे को पढ़ाने के लिए बड़वानी ले आए थे। तो फिर मैंने बड़वानी में 12th तक बड़वानी में पढ़ा था, उत्कृष्ट विद्यालय है वहाँ पर। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन सिविल के लिए मैथ सब्जेक्ट लिया था, तो मेरा ग्रेजुएशन भी करा था मैंने। वो भी विक्रम विश्वविद्यालय है उज्जैन में, वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग करी है मैंने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों को आपको ये मैसेज यहाँ से ये मिलता है कि पढ़ने का अगर जज्बा है आप में और आगे बढ़ने की अगर हिम्मत है, तो डजेंट मैटर कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपके अंदर बस वो एक जुनून होना चाहिए कि आपको एक सही दिशा मिलती जाए और बस आप उस सही दिशा को फॉलो करते जाएं। तो अगर आप रूरल एरिया से भी आते हैं तो आज आप इस पद तक पहुँच सकते हैं और बहुत बढ़िया अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के कि कृषक परिवार से आने वाले विशेषतः जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पर भी हैं। नेक्स्टली मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, जैसे आपने बोला पापा हैं और बड़े पिताजी का सपोर्ट आपको मिला आपकी स्टडीज़ में, इसके अलावा आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मेरे परिवार में जैसे मेरे पापा हैं, बड़े पापा हैं, मम्मी, बड़ी मम्मी, और हम 6 भाई बहन हैं टोटल। अच्छा, ओके। मतलब 3 बड़े पापा की लड़कियाँ हैं और 3 हम भाई बहन हैं। तो आप सबसे छोटे हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, आप सबसे बड़े हैं। हाँ। ओके। तो ये आपका मतलब कह सकते हैं जॉइंट फैमिली है एक तरीके से। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि जॉइंट फैमिली के बीच में रह करके और फिर इस तरीके से अपनी स्टडीज़ को मैनेज करना, और सबसे बड़े हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमेशा से रही होगी कि बहुत जल्दी एक मतलब कह सकते हैं स्टेबल होना है लाइफ में, क्योंकि जो बड़ा होता है उसके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फिर चाहे वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या फिर हम अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हो। तो ये भी बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने जॉइंट फैमिली के बीच में रहकर और इस तरीके से फैमिली सपोर्ट से आप आगे बढ़े। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी प्री को लेकर, और उससे भी पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारे MPPSC का जो सिलेबस है, जो बहुत वास्ट है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम किसी स्टूडेंट को, किसी को कहते हैं कि सिविल सर्विस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो जब उसके हाथ में सिलेबस आता है तो वो काफ़ी घबरा जाता है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे कवर होंगी, और वो बच्चा भूल जाता है कि वो स्कूल टाइम पे भी ऐसी चीज़ें कवर करता था या इतना ही कॉम्प्लेक्स स्टडी स्कूल में भी होती थी, पर वहाँ पे क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता था तो चीज़ें हो जाती थी। आज ये सिलेबस इतना खतरनाक क्यों लगता है और इसको हम कैसे ईजी कर सकते हैं?
मैम एक तरीके से देखा जाए तो जब हम कॉलेज में थे, है ना, तो 1 या 2 दिन में हम पूरी सिलेबस एक सब्जेक्ट का पढ़ लेते थे। फिर अगर उसको देखें नहीं, लंबा नहीं देखें, अगर एक एक पार्ट में डिवाइड कर लें तो सिलेबस छोटा लगेगा, लेकिन अगर पूरा सिलेबस एक बार देखोगे तो डेफिनेटली वो बड़ा लगेगा, क्योंकि है बड़ा। लेकिन अगर उसको टुकड़ों में बांट दें तो वो बहुत छोटा लगेगा। और ऐसा है कि एक सर ने बताया था, ऋषि सर ने, कि हमको अगली सीढ़ी देखनी है, पूरी सीढ़ियाँ नहीं देखनी है, सिर्फ नेक्स्ट सीढ़ी क्या है उस सीढ़ी पे जाओ, फिर उस अगली सीढ़ी के बारे में सोचो। ऐसे करके करके पूरा सिलेबस कंप्लीट होता था। जब मैं स्टडी में आता तो एक्चुअल में लगता था डर, लेकिन गाइड मिला कि हाँ ऐसा है कि सिलेबस बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि तुम कर नहीं सकते हो। तुम वही स्टूडेंट हो जो एक दिन में पूरा सिलेबस निपटा सकते हो कॉलेज का, तो तुम इसको भी कर सकते हो। एग्जैक्टली तो कॉलेज के स्टूडेंट्स में ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है कि वो पूरी एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, पास भी हो जाते हैं। तो ये जब एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ा जा सकता है, तो अगर आप 1 साल देते हैं एक पूरी प्रिपरेशन को पीएससी की, तो बहुत इजीली, जैसा कि इन्होंने बताया ही कि तोड़ना ज़रूरी है सिलेबस को। तो कोई भी चीज़ जब जटिल लगती है, जैसे कई बार हम कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, कोई नाम बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है, उसको तोड़ लेते हैं तो उसका मीनिंग बहुत अच्छे से हमें समझ आ जाता है। बस ऐसे ही बच्चों, आपको अपने सिलेबस को भी बाइफरकेट करना है, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आप अपने सिलेबस को समझ पाएं और फिर फाइनल आप अपनी तैयारी उसी अकॉर्डिंग स्टार्ट कर पाएं। चलिए, तो ये तो दयाराम बात हो गई सिलेबस के बारे में कि जो भी बिगिनर्स हैं वो किस तरीके से अपने सिलेबस को तोड़कर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी प्री के बारे में कि आपकी जो स्ट्रैटेजी थी प्री क्वालिफाई करने के लिए वो क्या थी, और किस तरीके से हमें न्यू बच्चों को, या जो भी बच्चे हैं, चाहे वो पुराने बच्चे हों या फ्रेशर्स हों, कैसी उनको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? प्री के सिलेबस से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, पूरी एक पीएससी की प्रिपरेशन होती है। शुरू में बिगनर्स के लिए ना प्री कुछ होता है ना मेंस कुछ होता है, उनके लिए तैयारी होती है पीएससी की। अब पीएससी होती है तो वो देखते हैं कि प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, दोनों चीज़ें देखते हैं। अब अगर देखा जाए तो सबसे स्टार्टिंग में उनको तैयारी करनी चाहिए मेंस की, क्योंकि लगभग 80% सिलेबस है प्री का वो मेंस में ही कवर हो जाता है। तो मेंस की तैयारी भी ऐसी नहीं होती, मेंस में पूरा डिटेल में पढ़ो एक बार पूरा सिलेबस। और अगर रिसोर्सेस है तो मैं कहूँगा कि कोई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ से तुम्हारी वो बन जाती है कि डेली हम कम से कम 8 घंटे तो पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली क्लास में, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा जो भी पढ़ेंगे, लेकिन वो 8 घंटे डेली के हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वहाँ से चीज़ें ईजी होने चालू हो जाती है कि ये जो सिलेबस दिख रहा है वो इतना भी टफ नहीं है, बहुत ईजी वे में इसको पढ़ा जा सकता है। तो सिलेबस को पहले पढ़ो। यहाँ तो अगर रिसोर्सेस हो तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, अगर नहीं हो तो फिर ऑनलाइन भी आप जा सकते हो। लेकिन अगर क्लासरूम में बच्चों के साथ बैठ के पढ़ेंगे तो वो थोड़ा फीलिंग अलग आता है कि हमका इनके साथ कंपटीशन है। मतलब पहले हम अपने क्लास में कंपटीशन का एनवायरनमेंट फील करते हैं, तो तैयारी हमारी फिर होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और जब हम क्या थे कि जब क्लास में आते तो हम 10-12 लोगों से बात करते थे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो हमको उनकी सोच भी पता चलती थी कि किस तरीके से पढ़ना है। कुछ 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 1 साल से कर रहा है, तो हम उन सबके बीच में रहे तो हमको पता है कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, किस वे में हमको तैयारी करना है। तो वो चीज़ें ऑनलाइन में पता नहीं चल पाती है। मतलब फ्रेंड सर्कल अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। है ना, कि आपके फ्रेंड सर्कल में मतलब आसपास ऐसे लोग हों जो कि तैयारी में कनेक्टेड हैं और बहुत ही मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो शायद उससे भी बहुत मोटिवेशन मिल जाती है। और फिर जब अपन पढ़ते हैं क्लास में तो धीरे धीरे चीज़ें आसान लगने लगती है और इंटरेस्ट बनता है। और इंटरेस्ट बनेगा तभी पीएससी निकल पाएगी। एग्जैक्टली। तो यहाँ से हमें ये मैसेज मिलता है और सभी स्टूडेंट्स को हम ये बोलना चाहेंगे कि अगर आप प्री मेंस को अलग अलग लेके चलेंगे तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी। फिर चाहे आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो, एक बार हॉलिस्टिक तैयारी करनी होती है मेंस की। अगर एक बार आपने बहुत अच्छे तरीके से मेंस कर लिया है तो प्री उसमें कवर हो जाता है। और आई थिंक जो क्वेश्चन आते हैं प्री में टफ वाले, जो कई बार ऐसा लगता है कि कहाँ से पूछ लिया है, तो जो जिन्होंने मेंस बहुत अच्छे से पढ़ रखा है शायद वो वैसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जो मेंस प्री दोनों के लिए, वो कभी कभी मेंस में इतने अच्छे हो जाते हैं कि प्री में बस ऊपर से देख के हम निकल गए, कुछ 2-3 तथ्यों को पढ़ के निकल गए, पर मेंस में आपने उसका पूरा रीजन समझ लिया तो आप कनेक्ट हो गए, भूलते नहीं है उससे, फिर भूलते नहीं है। एग्जैक्टली। जब मैंने इंटरव्यू के लिए मेरा क्वालिफाई हुआ था तो सबसे पहला डर मेरा यही था कि क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता, क्योंकि मेंस की तैयारी कर ली लेकिन इंटरव्यू होता है, सब नॉर्मली बोल नहीं पाते, तो डर था। लेकिन जब इंटरव्यू से पहले 1-2 मॉक टेस्ट दिए तो सर
सर ने बताया कि ठीक है बोले, लेकिन तैयारी करनी है, 1-2 मॉक और दे दो। मतलब शुरू में डर लगता है, 5-6 मॉक दे दिए मैंने। उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ अब थोड़ी तैयारी ठीक हो गई है। फिर मॉक देने गए, इजी वहाँ डॉक्यूमेंट एक्चुअल में जब इंटरव्यू से पहले जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ना, वहाँ कभी लोग घबरा जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कम निकला, ज़्यादा निकला। इतना लोड नहीं लेना है वहाँ पर, थोड़ी शांति, लंबी सांस लो, अंदर जाओ, एकदम जैसे अंदर पहुँच गए उसके बाद तुमको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। मतलब नॉर्मली बात करोगे, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो सॉरी सर, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मतलब फैमिलियर एनवायरनमेंट रहता है, सपोर्ट भी करते हैं वो आपको, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन केस अगर सारे प्रश्नों के उत्तर बने, ये ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे हम सॉरी बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पर्सनालिटी टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट नहीं है। और अगर आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि सब प्रश्नों के उत्तर तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं कि ये तो आपको बताना ही चाहिए। तो अगर घबराहट नहीं है तो आई थिंक वो आप इजी क्वेश्चन तो डील कर लेते हैं। वहीं पर आप थोड़े से फंसते हैं जिनके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, तो इतना आई थिंक कि कंसिडर वो भी करते हैं। बस आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज वहाँ पे होती है, उससे अगर आप ओवरकम कर गए तो इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। तो यहाँ पे अपन लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं कि बच्चे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, फैमिलियर एनवायरनमेंट है। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी कि जिस दिन रिजल्ट आपने देखा था और जब आपने अपना नाम देखा, अपना पोस्ट देखा, सारी चीज़ें, तो क्या एनवायरनमेंट था, क्या रिएक्शन था फैमिली का? जैसे आपने बोला आपके बड़े पापा ने सपोर्ट किया आपको, तो उनका क्या रिएक्शन था, फैमिली के बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था? जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैं अकेले ही था घर। मतलब एक्चुअली घर शिफ्ट करा था, तो पुराने घर पे मैं था, नए घर पे पापा मम्मी थे, तो मैं अकेले था उस दिन। और रात को 11:30 बजे थे, वो सोने वाले थे। और उससे पहले क्या ऐसा वो चल रहा था कि आज इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू मतलब अफवाहें चल रही थी बहुत सारी। तो पहले तो हमको यकीन नहीं हुआ कि रिजल्ट आ सकता है। तो फिर मेरे कज़न ब्रदर है, वो साथ में तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने फ़ोन लगा, बधाई। वो डायरेक्टर साहब बोले मेरे को मत मजाक करो यार अजय भैया। तो उन्होंने बोला कि असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। मैंने उसी टाइम पे मतलब फ़ोन काटा, उनको रिप्लाई भी नहीं करा, फ़ोन काटा और रिज़ल्ट सर्च करा। और रिज़ल्ट में नाम देखा, मेरे को यकीन नहीं हुआ। पहली बार तो देखा, फिर बंद कर दिया, फिर वापस मैंने रिज़ल्ट देखा। यकीन नहीं हो रहा था। यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि 2020 के रिज़ल्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, इंटरव्यू दिया था मैंने। अच्छा। और ये 19 का मेरा दूसरा इंटरव्यू था। ओके, फिर फैमिली को इन्फॉर्म किया फिर होगा? सबसे पहले मैंने बड़े पापा को कॉल किया, तो बड़े पापा को बोला, तो फ़ोन करा, बड़े पापा सिलेक्शन हो गया, उन्हें को बधाई हो। बोले कौन सी पोस्ट मिली? असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट। तो बधाई हो बोले उन्होंने। वो फ़ोन मतलब ज़्यादा बोलते नहीं बड़े पापा। हाँ, वो बड़ों की थोड़ी इंटरनल खुशी ज़्यादा रहती हाँ, है, एक्सप्रेस कुछ लोग कम कर पाते हैं। और मैं इतना खुश था कि सबसे पहले उनको ही कॉल करा। सभी खुश हुए, मतलब इतना, मेरे तो 2 दिन तक तो मेरे फेस से स्माइल ही नहीं जा रही थी। मतलब खुशी वो क्या 5-6 साल का संघर्ष हो गया था। 19-20 का इंटरव्यू दिया था, सिलेक्शन नहीं, 19 को बहुत 2 से 3 साल हो गए थे। तो एक तरीके से अंदर से वो भी था कि क्या होगा नहीं होगा। और जब होता है तो 5 साल की मेहनत बिल्कुल वर्थ लगती है कि हाँ रिजल्ट आता है। तो मतलब काफ़ी पेशेंस था आप में कि आप लगे थे और डटे थे कि करना ही है। डीमोटिवेशन तो मिलती है और कई बार मिली भी होगी आपको, और कई बार ऐसा लगता है कि नहीं होगा, लेकिन उसके बाद खुद को ओवरकम करना और फिर आगे बढ़ना, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेशेंस का, कि बच्चों अगर नहीं हो रहा है पहले अटेम्प्ट में तो बिल्कुल भी हार नहीं माननी है ना, खड़े होना है दोबारा से, और उतनी ही एनर्जी के साथ, बल्कि डबल एनर्जी के साथ एक बार फिर से शुरुआत करनी है, तो होगा आपका। अगर आपका पेशेंस लेवल ऐसा है तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट होंगे। जो हम खुद देख रहे हैं कि 4-5 साल की मेहनत के बाद, और ये जो खुशी है और ये जो फेस का एक एक्सप्रेशन है, ये आपका बस अब एक विराम चिन्ह है कि अब आपको स्ट्रगल नहीं करना है। अब आपको अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आप जो भी करना चाहते हैं अपनी प्लेस के लिए, अपनी कंट्री के लिए, आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आपकी बहुत ही सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन चल रही है। तो ये हमने आपके एक्सपीरियंस के बारे में जान लिया है। अब मैं आपसे थोड़ा सा और ये जानना चाहती हूँ कि जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो फ़ोन साथ में होता है, जिसमें अचानक से डाइवर्ट हो जाते हैं, सोशल मीडिया चलाने लग गए हैं, या ये चीज़ें बच्चों में आजकल बहुत चल रही हैं, स्पेशली रील वाला टाइम आ गया है। तो वो तो फ़ोन उठा लिया तो समय का बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो रील देखते 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 कितना समय हो जाता है। इस चीज़ पर अगर कंट्रोल, जैसे आपके पास भी फ़ोन तो होगा, तो आपने कैसे सभी चीज़ों को हैंडल किया? सोशल मीडिया में थे आप या फिर इग्नोर करते थे? जैसे कि मैंने जब कॉलेज मेरा कंप्लीट हुआ था, उसके बाद पीएससी की तैयारी के लिए आया, तो मैंने 2018 में ही मतलब सोशल मीडिया पूरा कम्प्लीटली बंद कर दिया था। अच्छा। मतलब फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप तीनों बंद।
व्हाट्सएप भी बंद हो गया था। व्हाट्सएप भी बंद कर दिया था, सिर्फ टेलीग्राम चालू रखा था क्योंकि उस पर नोटिफिकेशन और ये नोट्स आता था, कंटेंट आता था, तो टेलीग्राम पे आता था और टेस्ट सीरीज का भी सारा मटेरियल टेलीग्राम पे आता था। ओके, तो ये मतलब तो बहुत हिम्मत वाला काम है। मैंने बंद कर दिया था पूरा, और जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद ही स्टार्ट करा। एक नोटिफिकेशन आती तुम्हारा आधा घंटा ले लेती है, बिल्कुल, और फिर तुम्हारा पढ़ने में जो फोकस बना रहता है वो भी हट जाता है। तो अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो तुमको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इन तीनों को बंद कर देना चाहिए। पहली बात, जो कंटेंट आ रहा है वो प्लेटफॉर्म रखो साथ में, और एक माइंड में क्लियर कर लो कि अब सिलेक्शन होगा उसके बाद ही मैं चालू करूँगा। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो आपको दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये फैक्ट है कि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो कि एंटरटेनमेंट दे रही है, आपके फ्रेंड्स कनेक्टेड हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं आपसे समय खींचेगी, क्योंकि वो आपको एंटरटेन कर रही है, बट आपको दूरी बनानी है। तो आप सोशल मीडिया इनिशियली अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, बिगनर हैं, तो बिल्कुल सोशल मीडिया अकाउंट हटा देना, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों पे एक सेल्फ कंट्रोल होता है कि अकाउंट है पर नहीं चला रहे हैं, या फिर 24 आवर्स में थोड़ा सा आधा घंटा देख लिया, एंटरटेनमेंट के लिए देख लिया, तो आई थिंक ठीक है उनके लिए। पर अगर आप समझ रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं सोशल मीडिया में या फिर इन चीज़ों में, तो डिस्टेंस बना लें, सोशल अकाउंट डिलीट कर दें, सिर्फ उतना ही रखें जितना आप यूज़ कर सकते हैं, जिसका काम आपको पढ़ाई में आ सकता है। तो आई थिंक कि जितने भी हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मैंने मैक्सिमम बच्चों से ये सुना है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं थे, इवन व्हाट्सएप में भी नहीं थे। तो ये चीज़, ये हिम्मत दिखानी पड़ती है, तब जाके चीज़ें जब सेक्रीफाइस होती हैं तो फिर रिजल्ट आते हैं। तो इस पर भी अपन को काम करना चाहिए। तो आई थिंक कि मोबाइल का या फिर इंटरनेट का जितना आप सकारात्मक उपयोग करें, पॉजिटिव यूज़ करें, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। जाते जाते थोड़ा सा अब हम एंड पे चलते हैं, पहुंच चुके हैं लगभग समाप्ति की ओर। मैं चाहूँगी कि एट दी एंड आप हमारे बच्चों को कुछ ऐसा एक मैसेज दें, स्पेशली बिगनर्स जो हैं, कि वो थोड़ा सा इस फील्ड के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से सोचें, डिसीजन लें कि उनको भी पीएससी की प्रिपरेशन एटलीस्ट एक बार तो करनी चाहिए। पीएससी की प्रिपरेशन करनी ही चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन में सिलेबस ऐसा है कि तुमको हर चीज़ का नॉलेज करवाएगा। तुम भले ही कोई सी भी बैकग्राउंड से स्टूडेंट हो, तुमको समाज से जोड़ेगा, तुमको कल्चर से जोड़ेगा, तुमको साइंस से जोड़ेगा, तुमको सारी चीज़ें उसमें करवाएगा। तो एक बार तैयारी करो। और इसमें ऐसा है कि अगर तुम पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुमको समाज के लिए कुछ करना है, तो तुम इससे बेहतर प्लेटफॉर्म दूसरा मिल नहीं सकता। राइट। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो हमारे शायद बचपन से या जब से भी उन्होंने ये ड्रीम देखा होगा, कई सारी प्रॉब्लम्स भी देखी होंगी सोसाइटी में, फिर चाहे वो प्रॉब्लम बेगरी की हो, चाहे वो प्रॉब्लम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हो, या फिर महिलाओं से संबंधित, अगर कभी भी ऐसा लगा हो आपको कि ये सब चीज़ें हमारे समाज में गलत हो रही हैं या फिर हमें इनमें कुछ सुधार करना चाहिए, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर आके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बिल्कुल अगर ऐसा आपके मन में सपना है तो उसको पूरा कीजिए। तैयारी की जो दिशा है वो आपको बता दी गई है कि कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे स्टेप टू स्टेप आपको आगे बढ़ना है। और ये बहुत अच्छी बात थी कि आप सिर्फ अगली सीढ़ी देखें, वहाँ पे पैर रखने के बाद जब वहाँ पहुँच जाएं तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप देखें कि अब आपको क्या लेना है। पूरा का पूरा जो आपका जो पूरी सीढ़ियाँ हैं वो एक साथ देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो एक एक स्टेप देखते जाएं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। देहरा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, तो आपका क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस था और क्या इंपॉर्टेंस थी उस टेस्ट सीरीज़ में, आपको क्या यूनिक लगा वहाँ पे? मैम, जब स्टार्टिंग में प्री निकली थी तो कुछ नॉलेज नहीं था, एसएमजे की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी तो सबसे पहले तो हमने डिस्कशन सुने रेशु जैन सर के। तो हमको लगा कि नहीं, बहुत अच्छी है। फिर ऐसे करते करते नंबर थोड़े कम थे, फिर बढ़े, तो टेस्ट सीरीज़ तुम्हारे नंबर इंक्रीज़ करती जाती है, हर लेवल पे इंक्रीज़ करेगी। वैसे मैंने 5 से 6 टेस्ट सीरीज़ दी एसएमजे में। अच्छा। और मैंने 4 मेंस क्लियर करी एसएमजे से। अरे वाह। तो टेस्ट सीरीज़ का ये है कि तुम्हारी तैयारी कैसी है उसको बूस्ट करने का काम टेस्ट सीरीज़ करती है। प्री के बारे में अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई बुक शॉप में कोई बच्चा जाता है, बहुत सारी किताबें होती हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन, बहुत सारा मैटर, तो कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो देखता है कि यार इतने लोग बुक्स ले रहे हैं और बहुत सारी किताबें ले आते हैं और पढ़ता एक को भी बहुत अच्छे से नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने प्री में क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए और कैसे आपने प्री के लिए, मतलब क्या नोट्स बनाए थे या फिर बुक से ही रेफरेंस लिया था सारा? मैम, एक्चुअली जब प्री की तैयारी कर रहा था मैं,
और मेंस और प्री साथ में थी, तो मैंने अलग अलग बुकें नहीं ली थी, मैंने मेंस की ली थी सारी बुक, एक मतलब मैंने एक जो कंटेंट देखा था मैंने एक बुक का, तो उसकी सारी बुकें मैंने खरीद ली। मैंने क्या करा, बार बार उनको ही रिवाइज़ करा, मैंने मार्केट से नई बुकें खरीदी ही नहीं। उनको मैंने क्या करा था कि एक सर ने बताया था कि अगर 10 बुकें मत पढ़ो, एक बुक को इतनी बार पढ़ो कि वो याद हो जाए कि किस पेज पे क्या लिखा है। एग्जैक्टली मतलब 10 बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप एक बुक को अगर 10 बार पढ़ रहे हो तो वो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। हाँ। ठीक है। प्री में जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी यूनिट्स हैं, कई सारे पार्ट्स हैं, स्पेशली अगर हम एमपी वाले पार्ट की बात करें तो एमपी वाले पार्ट में जैसे आर्ट और कल्चर है या ट्राइब्स वाला पोर्शन है, तो इसको बच्चा कैसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके पढ़ सकता है, क्योंकि हर बार बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है। जो जिस यूनिट की बात कर रहे हो उसमें क्या है कि बहुत वास्ट है उस यूनिट, ट्राइबल वाला पार्ट बहुत वास्ट। लेकिन अगर हम क्वेश्चंस का पैटर्न देख ले कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम उसको क्रैक कर सकते हैं ईजिली। कि जैसे जब तैयारी करें तो हमको लग रहा था कि हाँ एक जो ट्राइब है उसके नृत्य से क्वेश्चन आ जाएगा या और एक उपजाति का क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करते, पढ़ते पूरा था लेकिन फोकस उन चीज़ों पे करो जो पिछले क्वेश्चन पेपर में रिलेटेड हो। हाँ, और एक आधा क्वेश्चन गलत हो भी सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं, वो अनएक्सपेक्टेड आ जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर तैयारी को और इजी करना है तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी हम टॉपिक के साथ साथ रिलेट करते जाएं। और तो ये बहुत ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई चीज़ टिपिकल हमको लगती है, टफ लगती है, फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपको ये समझ आ रहा है कि दायरा क्या है प्रश्न पूछने का, तो पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप अगर पूरा रीड करके सिर्फ उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपके सिलेबस को देख के जो आप डर लगता है कि बहुत वास्ट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के हम उसको थोड़ा सा और ईजी कर सकते हैं। तो आई थिंक कि प्री के लिए अब हमें ठीक है समझ में आ गया है कि बहुत सारा मटेरियल नहीं लेना है, पहली चीज़। दूसरी ये बात कि आपको भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी एनालाइज करते जाना है, तो इस तरीके से आप अपने प्री के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि प्री और मेंस अलग अलग नहीं है, तो बिगनर्स इस बात का ध्यान रखें कि आपको शुरुआत मेंस से ही करनी है और किसी भी एक ऑथेंटिक बुक को इतने बढ़िया से पढ़ना है कि आपके प्री का पूरा कंटेंट उसमें कवर हो जाए और बहुत अच्छे से वो चीज़ें आपको याद हो जाए। तो ये मैसेज हमारे बच्चों को मिल जाता है इस पर्टिकुलर डिस्कशन से। अब हम थोड़ा सा अपने डिस्कशन को मोल्ड करते हैं टुवर्ड्स की मेंस की जो प्रिपरेशन है। जो बच्चे मेंस अभी देने वाले हैं या फिर जो भी बच्चे मेंस देंगे, इनको कन्फ्यूजन होता है कि बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो बिल्कुल क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में सारी चीज़ों को 7 मार्कर 10 मार्कर के हिसाब से अरेंज करके बुक्स मार्केट में मिल रही हैं। तो इनको लगता है कि सारा कुछ तो है ऑलरेडी उसमें, 7 मार्कर 10 मार्कर, तो फिर नोट्स क्यों बनाएं। तो आपके हिसाब से मेंस में नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए? मेंस में जैसे ही अगर प्री निकलता है तो मेंस की तैयारी स्टार्ट होती है, अगर होती है या फिर ऐसे भी तैयारी करें तो मैंने सारे जो नोट्स बनाए थे वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाए थे। अच्छा। मैंने खुद से कि उससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तुम्हारे नोट्स बन जाते हैं और दूसरा कि तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती रहती। और जब एग्ज़ाम में हम मेंस एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हमको फॉर्मेट दिमाग में रहते हैं, हमको सोचना नहीं पड़ता, एग्जैक्ट बस फटाफट फॉर्मेट बना, आंसर लिखा, एक फॉर्मेटिंग बन जाती है कि हमको ये प्रस्तावना लिखनी, ये निष्कर्ष लिखना, ये 4 या 5 पॉइंट लिखना, इसमें उपशीर्षक देना, वो पहले से माइंड में बैठ जाता है। तो नोट्स ही उस हिसाब से बनाओ कि तुम्हारी मेंस की तैयारी, मेंस में लिख रहे हो। एग्जैक्टली मतलब नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ब्लाइंडली किसी भी बुक पर रिलाई नहीं कर सकते जब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाते, क्योंकि ये है भी। और आई थिंक कि जब आप अपने हाथ से कोई चीज़ लिखते हैं तो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे तरीके से जाती है और अच्छे से एक फोल्डर में स्टोर होती जाती है। और हो सकता है बुक की भाषा शैली थोड़ी डिफिकल्ट हो तो अपनी ईजी वे में वही चीज़ लिख ले, उसी चीज़ को हम इजी वे मतलब जो हमें समझ में आ रहा है। और ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है बुक की तो हम उसको हटा भी सकते हैं कि उसको डालना क्यों है। हाँ। और एकदम इजी फॉर्म में जो हमें पढ़ने में आसान लगे वैसे नोट्स हमें बनाने चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई नोट्स के बारे में। अब मेंस में जितने भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी यूनिट्स पढ़ते हैं, उसके लिए आपने मटेरियल या रिसोर्सेज कितने रखे थे अपने पास और कौन सा मटेरियल यूज़ किया था? फिर जब मेंस की तैयारी करने आए थे तो रेशु जैन सर की वो सीरीज़ निकली थी आरोहम सीरीज, और तो उसकी सारी बुक्स ले ली। वो बुक्स क्या थी कि वो क्वेश्चन पहले मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया था, उसके बाद मैंने अपने खुद से नोट्स बना लिए थे।
फिर उसके बाद मेरे को लगा कि बुक्स में बहुत सारी चीज़ें सर ने डाली थी नहीं, तो मैंने क्या एग्ज़ाम से मतलब जैसे एग्ज़ाम है तो एक हफ़्ता पहले वो बुक्स पढ़नी चालू कर दी थी, तो वो पूरा रिवीजन हो गया था। और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने का तो मैं ये क्वेश्चन मैं 3 बार लिख चुका हूँ। मतलब एक बार मैंने पढ़ा, दूसरी बार मैंने नोट से, तीसरी बार उस बुक्स में से, तो 3 लेयर में, तो एक क्वेश्चन को मैंने 3 बार लिखा है। मतलब यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो आपको इजीली समझ में आए ऐसे नोट्स पर अपन अगर रिलाई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो आपने एक आरोहम सीरीज ली, इसके पहले आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके थे, तो उस बुक को पढ़ने में और आसानी हो गई आपको। हाँ। ठीक है, मतलब शुरुआत किसी एक बुक से ही करनी है, उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। जैसे आपने बताया कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बुक्स अवेलेबल है, पहले डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ो डिटेल में। जब तुम्हारी एक बार तैयारी हो जाए उसके बाद क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तुम पढ़ सकते हो एग्जाम के टाइम में। राइट, मतलब कुल मिला के शुरुआत तो ऐसी ही रखनी है कि कुछ भी ना छूटे, और आप जितना डिटेल में चीज़ें कवर कर सकते हैं उतना डिटेल में आप जाके उस चीज़ को कवर करें, तो मेंस में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को भी समझना ईजी हो जाएगा। एक्स्ट्रा भी आप कुछ अपने से भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो भाई, जब पूरा पढ़ा ही नहीं है तो आप उसमें ऐड क्या करेंगे? तो पूरा होलिस्टिक तैयारी सबसे पहले करना। जैसे 7 नंबर का क्वेश्चन आपने पढ़ा, 5-6 पॉइंट पढ़ लिए, अब बात पता चला कि 2-3 पॉइंट भूल गए, 1-2 पॉइंट गलत लिख दिया, तो वैसे ही क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो मैं अब आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे मेंस के जब बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं तो कई बार हमारे सामने कुछ ऐसी कॉपीज आती हैं जिसमें बच्चे ने बहुत ज़्यादा डायग्राम्स, जो फ्लो चार्ट्स होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा आजकल यूज़ कर रहे हैं कि पूरी कॉपी में सिर्फ वही चीज़ें दिखती हैं। स्टार स्ट्रक्चर हो गया, पाई चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, इवन कहीं पर अगर रिक्वायरमेंट नहीं भी है वहाँ पर भी डाल रहे हैं। शायद बच्चों को ये लग रहा है कि अच्छी फॉर्मेटिंग उसी से रिफ्लेक्ट होती है। आपके हिसाब से अगर मान लीजिए कोई पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखता है, इन चीज़ों का यूज़ बहुत कम करता है, तो क्या उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं? पैराग्राफ में भी जैसे कुछ क्वेश्चन पे वेरी करता है कि किस टाइप से लिखना है। मान लो किसी में क्वेश्चन में अपन एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी में डेफिनेशन लिख रहे हैं, किसी में निष्कर्ष भी लिख रहे हैं, तो उसमें अगर फ्लो चार्ट भी बना रहे तो उसमें लिखने की जगह ही नहीं बचेगी उस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो पॉइंट में लिख दो, छोटा सा फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि पूरी कॉपी उससे ही भर जाए, है ना। और कुछ क्वेश्चन आते हैं टिप्पणी करो, तो ना उसमें अपने को लिखना ही पड़ेगा, ना कि उसमें डायग्राम बनेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे बच्चों को ये जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है कि अच्छे फॉर्मेट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा क्वालिटी पर काम करें कि अगर आप शब्द भी लिख रहे हैं तो आपको आपकी राइटिंग अगर बहुत अच्छी है तो राइटिंग भी दिखाने का थोड़ा सा आपको स्पेस मिले। तो हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप थोड़ा सा पैराग्राफ का भी यूज़ करें, पॉइंट्स भी डालें जहाँ पे नेसेसिटी हो। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आंसर को फ्रेम करें और दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करें। और आई थिंक अगर किसी क्वेश्चन में नीड नहीं लग रही है कि अगर आपको यहाँ पर कुछ फ्लो चार्ट या कुछ बनाना है तो आप पैराग्राफ में भी जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि नंबर का डिसीजन इस आधार पर कुछ बहुत ज़्यादा होता होगा। कॉपी सुंदर दिखने पर नंबर अच्छे मिलते हैं, लेकिन कंटेंट भी होना चाहिए। एग्जैक्टली, कंटेंट भी होना चाहिए, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्स में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे आंसर राइटिंग पे। अब हम थोड़ा सा आंसर राइटिंग के एक और पहलू पे बात करेंगे, निष्कर्ष, कंक्लूजन। ये बच्चों का एक कन्फ्यूजन चलता है अक्सर, जो बच्चे मेंस में आंसर लिखते हैं, कि कंक्लूजन को हम थोड़ा सा यूनिक और अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। तो आपने किस तरीके से कंक्लूजन पे काम किया था? मैंने क्या करा था, जैसे मेरे को एक पॉइंट याद है उस क्वेश्चन में, तो उसको मैं लिखता नहीं था, उसमें छोड़ देता था। निष्कर्ष में उसको निष्कर्ष के साथ उसको ऐड करके मैं लिख देता था। जैसे मान लो कोई अच्छी लाइन हो किसी की, तो वो पॉइंट ऊपर भी आ सकती थी, लेकिन मैं सोचता था कि एक स्टार्ट अच्छा करना है और एंड अच्छा करना है, बीच में थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, क्योंकि बहुत वेटेज होता है कंक्लूजन का कि आप उसमें क्या लिख। और लास्ट में जब अपन अच्छी लाइन लिखते हैं कि जैसे जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था, या फिर किसी कोट कर दिया, या फिर अपनी खुद की लाइन बना के भी कुछ अच्छा लिखा लेकिन उससे रिलेटेड है, या कुछ डाटा डाल दिया निष्कर्ष में भी कितने प्रतिशत लिख सकते कि इतने प्रतिशत वो होने के बाद भी ये हमारा देश आज ये कर रहा है, तो वो एक पॉजिटिव वे में हो जाता है। मतलब कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव लिखना चाहिए। हाँ। और दूसरा, जितना अगर आप इसको करंट से लिंक कर सकते हैं, करंट से लिंक कर सकते हो, या किसी के कोट को लिख सकते हो, या फिर एक जो फैक्ट की लाइन थी उसको वहाँ से छोड़ के निष्कर्ष के साथ उसको ऐड करके भी लिख सकते हैं।
बिल्कुल। तो निष्कर्ष के लिए जो बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कैसे उसको इफेक्टिव बनाएं, तो इसके लिए थोड़ा सा करंट अफेयर पे काम करना होगा, पॉजिटिव जाना है, कंक्लूजन को बिल्कुल नेगेटिव नहीं लिखना है, तथ्य बता सकते हैं, कोई रिपोर्ट वगैरह का डेटा उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे हम सुनते भी हैं, अगर कोई मूवी भी देख रहे होते हैं और अगर मूवी की एंडिंग अच्छी होती है तो हम खुशी खुशी निकलते हैं थिएटर से बाहर, और अगर एंडिंग में कुछ अधूरा सा है, इनकम्प्लीट सा है, तो लगता है यार पूरी मूवी खराब थी। उसी के बेस पर हम डिसीजन ले लेते हैं कि मूवी कैसी थी, कि एंडिंग कैसी है। तो आपको अपना कंक्लूजन बहुत अच्छा रखना है, जिसके लिए आई थिंक करंट अफेयर पे काम करना ज़रूरी है। और कंक्लूजन का एक और है कि अगर पहले से कि वो प्रोफार्म बना लो 5 से 6 कंक्लूजन की, इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ताकि एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं मिले कि हम क्या कंक्लूजन लिखे। फॉर्मेट पहले से तैयार है, बस डाटा डालो निकालो। एग्जैक्टली तो दयाराम, आपके हिसाब से मुझे थोड़ा सा एक टाइम लिमिट में जानना चाहूँगी कि जो मेंस के नोट्स होते हैं, कितने समय पर हम पूरे यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं? जो पूरी यूनिट है कितने समय में कर सकते हैं, ये तो यूनिट पे डिपेंड करता है। लेकिन एक है कि जैसे अपन यूनिट पढ़ रहे हैं और यूनिट पूरी पढ़ ली, उसके बाद एक टेस्ट दिया, तो वो थोड़ा कंप्लीशन लगता है कि उस यूनिट को हमने पढ़ लिया, उस यूनिट के बारे में लिख भी लिया, तो वो थोड़ी कंप्लीट मानी जाती है। अब बड़ी यूनिट तो 2 या 3 पार्ट में उसको भी तोड़ सकते हैं कि पहले मैं ये 3-4 टॉपिक करूँगा, फिर ये 3-4 टॉपिक, फिर ये, और 3-4 टॉपिक का मैं लिख लूँगा। ओके, मतलब हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज के साथ साथ हमें मेंस को कंटिन्यू रखना है। मेंस की एक्चुअल में तैयारी टेस्ट सीरीज से होती है। टेस्ट सीरीज से होती है, ओके। तो टेस्ट सीरीज में जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि पहले पूरा पढ़ लें उसके बाद हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, तो आई थिंक कि इससे ज़्यादा बेटर जो है वो ये होगा कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, फिर उसका जो एक टाइम टेबल होता है उस टाइम टेबल के हिसाब से आप टेस्ट देते जाएं, जिससे आपकी तैयारी को एक दिशा मिल जाती है कि आज आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, तो आप उसको पूरे एंगल से कवर कर लेते हो, फिर लिख लेते हो, तो आप अपने मार्क्स देख लेते हो और जो गलतियां हैं उसका आपको डिस्कशन भी मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपकी तैयारी को बहुत अच्छे डायरेक्शन में ले जाती हैं। तो ये हमने कर लिया डिस्कस हमारे मेंस के बारे में। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इंटरव्यू का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, पूरी तैयारी का सबसे कह सकते हैं कि घबराने वाला पार्ट जो होता है, जिसमें बोलते हैं कि बहुत डर लगता है, मैं जानना चाहूँगी कि कैसा एनवायरनमेंट होता है इंटरव्यू बोर्ड का? क्या एक्चुअल में डरावना होता है या फैमिलियर होता है? जब पहली बार मैं गया था तो मेरे को भी बहुत डर लगा था इंटरव्यू में, लेकिन डर जब इंटरव्यू में अंदर नहीं जाते रूम में, जब बोर्ड रूम में नहीं जाते उससे पहले रहता है। जैसे ही आप बोर्ड रूम में जाते हो, बैठ जाते हो और क्वेश्चन पूछने स्टार्ट होते हैं, तो इतना फेमिलियर माहौल हो जाता है कि बस बात कर रहे हैं वहाँ पे, ऐसा लगता ही नहीं कि इंटरव्यू दे रहे हैं। डर तब तक लेकर रहता है जब तक इंटरव्यू बोर्ड में अंदर नहीं जाते, जब बाहर रहते हैं। लेकिन जैसे बोर्ड रूम के अंदर चले गए तो माहौल बहुत इजी हो जाता है, बस बात करके 20 मिनट कब निकल जाते पता ही नहीं चलता वहाँ पर। एग्जैक्टली तो मतलब जो बच्चे डरते हैं इंटरव्यू को लेके कि हम बहुत ज़्यादा बोलने वाले नहीं हैं, बहुत शांत स्वभाव के बच्चे हैं, कई बार हमको भी ऐसे बच्चों को देख के टेंशन होती है कि बच्चे इंटरव्यू कैसे देंगे, ये कुछ बोल नहीं पा रहे। तो डरने की बात नहीं है। तो दयाराम, आपका हमारे इंस्टीट्यूट में आने का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हमें दिया है। और दूसरी चीज़, एक बार फिर से आपको अपने आने वाले करियर के लिए और आगे आप बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रखें, और हमारे जितने भी यंग जनरेशन्स हैं इनसे समय समय पर मोटिवेट भी करते रहें। तो यही आपसे एक्सपेक्टेशन है कि भाई इनको भी आप जैसा बनना है, तो इनके साथ थोड़ा सा और समय बिताने का हमें आगे भी अवसर मिले। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपके आगे के फ्यूचर के लिए। और एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का और सभी बच्चों का आज के इस कर्मगाथा सेशन को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।